हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीडी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ के यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड इसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है एचईओ का, तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी जीएस के लिए, ठीक है, जीआईसी एग्जाम के जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समाजशास्त्र का जीआईसी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र का जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए नोट्स की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स हैं, यानी कि मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित ये नोट्स है समाजशास्त्र के, जो कि लगभग समाजशास्त्र के सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक्स रहते हैं, कॉमन है, बेसिक्स हैं, ठीक है, मूलभूत अवधारणाएं हैं। इनका वेटेज ज़्यादा रहता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस का, तो इसके भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकंड ग्रेड के नोट्स आपको मिल जाएंगे और फर्स्ट ग्रेड का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीपीजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, यूपीपीजीडी एग्जाम का जो विज्ञापन है ये जुलाई में जारी होने वाला है एंड इसका आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके आपका जो सिलेबस है यूपीपीजीडी का, उसका पूरा सिलेबस इस पुस्तक में, इस नोट्स में कंप्लीट कराया गया है, तो इसके भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप ले सकते हैं। देखिए 50 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जा रहा है सामाजिक स्त्रीकरण का, यह किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स, एंजल्स हैं, डेविस विल्बर्ट मूर है, मैक्स वेबर है, डेरेनट्रॉफ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर हो जाएगा, ठीक है। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर हो जाएगा, इन्होंने अपना ये सिद्धांत दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, इनका जो ये सिद्धांत रहा है, इस सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा दी गई थी, ये बताएं आप। ट्यूमेन ने, ठीक है, ट्यूमेन ने की थी इसकी आलोचना। ये याद रखेंगे, एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। और इनका जो सिद्धांत रहा है किस पुस्तक पर आधारित रहा है ना, ये एक लेख है, ऐसे है, ये याद रखेंगे। नाम क्या है इसका? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। कब आता है? 1945 में आता है, 1945 में है ये याद रखेंगे। और इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई है? ट्यूमेन के द्वारा की गई है, ठीक है। अगर इनके किंग्सले डेविस की अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो आप एक याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये हो जाएगी। ये कब आती है? 1951 में आती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी, तो आपको पता ही है किंग्सले डेविस की, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। 1949 में ये आती है इनकी बुक। चलिए आगे देख लेते हैं। खुली और बंद स्त्रीकरण प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से क्या है? देखकर बताएं, खुली और बंद
स्थिरीकरण प्रणाली का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो खुली का पहले क्या आएगा? वर्ग। ठीक है, बहुत लोग इसमें गलत हो जाएंगे, इन दोनों विकल्प में। जाति और वर्ग जल्दी में टिक कर देंगे। तो पहले ध्यान रखिए किसका पूछा गया है? खुली। तो खुली क्या होगा? वर्ग होगा। वर्ग व्यवस्था ओपन है, ठीक है। और कास्ट सिस्टम क्या आएगा? बंद व्यवस्था का उदाहरण आएगा। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ही वर्ग या सामाजिक स्थिति में रहते हुए एक नौकरी से दूसरी वैसी ही नौकरी में बदलता है तो यह किस प्रकार की गतिशीलता है? लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता या फिर अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता पर सर्वप्रथम अध्ययन किसका रहा है? सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है व्यवस्थित तरीके से? सोरोकिन ने। किस पुस्तक में किया है, वर्णन किया है? सोशल मोबिलिटी। ठीक है, कब आती है? 1927 में आती है। बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे पहले इन्होंने ही सामाजिक गतिशीलता की व्यवस्थित तरीके से बात की है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता आएगा। ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता आएगा। क्षैतिज गतिशीलता में व्यक्ति के पद, उसके स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके स्थान में परिवर्तन होता है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सोशल मोबिलिटी, यहीं पर अभी बताया गया सोशल जो मोबिलिटी है ये कब आती है? 1927 में पुस्तक आती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है इससे संबंधित कौन है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंगलर एंड टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताएं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट हो जाएगी इनकी बुक। 9 सभ्यता 9 संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, 9 सभ्यता और टॉयनबी ने 21 सभ्यता का अध्ययन किया था। ये याद रखेंगे। ठीक है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पूछा जा रहा है। मार्क्स और कॉम्ट, स्पेंसर ये सभी रेखीय में आएंगे। यहाँ पर ओसवार्ड, स्पेंगलर, टाइनबी हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सोरोकिन के अनुसार इंद्रिय परक और विचारात्मक संस्कृतियों के बीच जो डोलने वाली संस्कृति को क्या कहा जाता है? भौतिक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, आधुनिक संस्कृति, मिश्रित संस्कृति। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर क्या होगा? आदर्शात्मक संस्कृति होगा। ठीक है, सामाजिक इन्होंने परिवर्तन से संबंधित सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था और यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन का ये इनका सिद्धांत रहा है। अगर सोरोकिन की बात की जाए तो सोरोकिन का जो ये सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। और इसका जो अगर हम कहें, ठीक है, जिस तरह से अभी प्रश्न पूछा जा रहा है, किस पुस्तक में वर्णन है? सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, इसमें किया गया है। और इनके सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। ठीक है,
और पुस्तकों की बात की जाए तो जैसे एक पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये याद रखेंगे, 1925 में आती है। सामाजिक क्रांति की बात इसमें इन्होंने की है। फिर इसके अलावा सोसाइटी सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी हो जाएगी। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये इनकी बुक्स पूछ ली जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। विकास का उद्विकासी सिद्धांत समाजशास्त्र में मुख्य रूप से किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विकास का उद्विकासीय सिद्धांत, विकास का उद्विकासीय सिद्धांत यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और केवल अगर उद्विकास का सिद्धांत पूछा जाता तो वहां पर जो डार्विन है उनके द्वारा दिया गया है। स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। ठीक है, डार्विन बुलडॉग। ठीक है, डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? स्पेंसर को कहा जाता है, या फिर सामाजिक डार्विनवादी विचारक। ठीक है, सामाजिक डार्विनवादी विचारक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने समाज का दो प्रकार से वर्गीकरण किया था। एक तो सैनिक या शिकारी समाज। ठीक है, सैनिक या शिकारी समाज हो जाएगा, सैनिक या शिकारी समाज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज। इसे याद रखेंगे। इन्होंने समाज की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये दो प्रकार बताए थे, एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। और सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? संदर्भ समूह, संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हाइमन ने किया था। ठीक है, हर्बर्ट हाइमन ने किया था। इनकी जो पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इट स्टेटस, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस है, 1942 में आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने संदर्भ समूह की बात की थी, रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। समाजशास्त्र में अगर पूछा जाता सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है, तब नाम आता रॉबर्ट के मर्टन का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सापेक्ष वंचना की अवधारणा का संबंध किससे है? पूर्णतः गरीबी, दूसरों की तुलना में खुद को वंचित महसूस करना, सामाजिक सुरक्षा, या फिर अपराध। सापेक्षिक वंचना, इसको सही तरह से कौन सा विकल्प यहाँ पर परिभाषित कर रहा है? मर्टन के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर दूसरों की तुलना में खुद को वंचित महसूस करना, मर्टन ने संदर्भ समूह की बात की थी। ठीक है, संदर्भ समूह की बात की थी समाजशास्त्र में। सबसे पहले संदर्भ समूह के निर्माण के आधार इन्होंने दो बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्ष वंचना, है ना, इसे बताया था। यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अलगाव की अवधारणा मार्क्स ने अपनी किस प्रारंभिक रचना में विस्तार से दी? दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, द जर्मन आइडियोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सी पुस्तक हो जाएगी जिसमें अलगाव की बात की है? अलगाव से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक तो बताया था उत्पाद से होता है। ठीक है, उत्पाद से अलगाव होता है। अलगाव के जो चरण बताए थे वो 4 बताए थे। ठीक है, 4 चरण बताए थे। एक उत्पाद से होता है,
दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्पादन प्रक्रिया मालिक से होता है, ठीक है, और स्वयं से भी होता है लास्ट में। जब सभी तीनों में आ जाएगा तो व्यक्ति लास्ट में खुद उसका उसका क्या होता है, स्वयं से भी अलगाव हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इसे इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अर्बनिज्म एज ए एज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति के रूप में नगरीयता को किसने परिभाषित किया था? रॉबर्ट पार्क, लुई वर्थ, बर्गेस, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है, बताएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुई वर्थ हो जाएगा, ठीक है। लुई वर्थ हो जाएगा। नगरीकरण विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिकागो स्कूल से ये संबंधित है, ठीक है। नगरीयता को जीवन जीने का ढंग बताया था, ठीक है। नगरीयता क्या है, जीवन जीने का ढंग। 3 तत्व नगरीकरण के बताए थे। जनसंख्या का आकार, एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या सॉरी विषमता हम कहेंगे, और जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये इनके द्वारा बताया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नगर विकास का सकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल किसने दिया? होमर हायट, पार्क बर्गर्स, हैरिस उलमैन, पैट्रिक गिडिक्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नगर विकास का सकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? पार्क एंड बर्गेस के द्वारा, ठीक है। पार्क एंड बर्गेस के द्वारा दिया गया है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ठीक है। ग्रामीण नगरीय निरंतरता की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, घुरिये, लुई वर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण नगरीय निरंतरता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ग्राम नगर सातत्य भी कहा जाता है इसे। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणाओं की बात की जाए तो एक याद रखें आप, कृषक समाज की अवधारणा दी गई है, ठीक है। फिर आपकी सेकंड नंबर पर आ जाएगी लघु समुदाय, ठीक है। लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इनका। फिर लघु व वृहद परंपरा, लघु व वृहद परंपरा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा लोक समाज की अवधारणा आ जाएगी, लोक समाज की अवधारणा, लोक संस्कृति की अवधारणा आ जाएगी। लोक संस्कृति, लोक समाज है, लोक संस्कृति की अवधारणा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इनके हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ग्रामीण नगरीय निरंतरता तो ये देख रहे हैं, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, कृषक समाज है, लघु समुदाय, लघु और वृहद परंपरा, लोक समाज, लोक संस्कृति, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिए गए हैं, ये याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? अब इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था जनजातीय, भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसके द्वारा कहा गया था? घुरिये के द्वारा कहा गया था, ठीक है। जीएस घुरिये, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अपेक्षाकृत अलगाव यानी कि नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, आइसोलेशन का पूछा जा रहा है। इस नीति की बात किसने की थी? जनजातियों के संरक्षण से संबंधित आइसोलेशन पॉलिसी, एकीकरण नहीं सॉरी, आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो एकीकरण वाला जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शायद दिया गया था। यहाँ पर क्या होगा? नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है जो लिटिल कम्युनिटी से रिलेटेड है, आपका लघु समुदाय की जो 4 विशेषता है, विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये किसके द्वारा बताई गई हैं? लघु समुदाय, गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया था। गांव लघु समुदाय है। गांव को क्या कहा था इन्होंने? लघु समुदाय है,
किसने बताया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये जब कॉन्सेप्ट दिया गया था और बोला गया था कि गाँव लघु समुदाय का उदाहरण है, तो इनके इस कॉन्सेप्ट का जो अध्ययन है, ठीक है, कि यह अवधारणा वाक़ई भारतीय समाज में परिप्रेक्ष्य में सही बैठती है कि नहीं, इसका सबसे पहले किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? ब्रजराज चौहान के द्वारा। ब्रजराज चौहान, बी.आर. चौहान के द्वारा राजस्थान पर इनका अध्ययन किया गया था और उनका खंडन किया गया था कि भारतीय गाँव को लघु समुदाय नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएँ बताई थी और इन्हें समरूपता व आत्मनिर्भरता का अभाव देखने को मिला था, ठीक है। ये याद रखेंगे। ब्रजराज चौहान ने राजस्थान के गाँव में जो सादरनी वाला गाँव है, वहाँ पर इनका अध्ययन रहा था। वहाँ पर इन्होंने समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये जो 2 लक्षण थे, ठीक है, 4 लक्षण इन्होंने बताए थे रॉबर्ट रेडफील्ड ने, उसमें से 2 समरूपता और आत्मनिर्भरता का अभाव देखा था, अभाव पाया। और फिर इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में कहना कि भारतीय समाज लघु समुदाय का उदाहरण है, ये गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जजमानी व्यवस्था का भारत में सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शंस है। जजमानी व्यवस्था का भारत में सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन पूछा जा रहा है, किसने किया है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले जो व्यवस्थित अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर विलियम वाइजर का नाम आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? अगर अवधारणा के जनक पूछा जाए तो भी विलियम वाइजर होगा। सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, तब भी विलियम वाइजर का नाम आएगा। कहाँ पर अध्ययन रहा है? करीमपुर, ठीक है, करीमपुर है और ये यूपी में पड़ता है। यूपी का करीमपुर, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। द हिंदू जजमानी, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है, ठीक है। ये कब आती है? 1936 में ये इनकी पुस्तक आती है। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था माना था, प्रकार्यात्मक संस्था कहा था विलियम वाइजर ने, और ऑस्कर लेविस ने शोषणात्मक संस्था माना था, ठीक है। शोषणात्मक संस्था की बात आएगी, किसने कहा है? ऑस्कर लेविस ने कहा है। इन्होंने कहा था उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती है। वाइजर की बात करें तो इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था कहा है जजमानी व्यवस्था को। हिंदू जजमानी सिस्टम 1936, यह इनकी पुस्तक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा के लिए एम एन श्रीनिवास ने कौन सा मानदंड नहीं बताया? संख्यात्मक बल, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, पश्चिमी शिक्षा की उच्च दर, अनुष्ठानिक स्थिति में अपेक्षाकृत उच्च स्थान। कौन सा नहीं बताया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पश्चिमी शिक्षा की उच्च दर ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा। सी यहाँ पर नहीं होगा। 3 मूल्य जो विशेषताएं हैं या मुख्य विशेषताएं वो इन्होंने बताई थी। एक तो संख्यात्मक शक्ति था, दूसरा आर्थिक शक्ति, आर्थिक में लैंड की बात करते हैं, भूमि की, है ना, भूमि का उनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए, और तीसरा उन्होंने जो है राजनीतिक शक्ति डोमिनेंट को, प्रभुत्व को बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं। गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसने दी? अमर्त्य सेन, ऑस्कर लेविस, गुनाह मिडॉल, डेविड हार्वे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको पर अध्ययन किया था इन्होंने। वहाँ की जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उस पर अध्ययन करके ये इन्होंने गरीबी संस्कृति, निर्धनता संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑस्कर लेविस ने कहा था जो गरीबी है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति के रूप में हस्तांतरित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस हो जाएगा। प्रश्न है, मेगालोपोलिस यानी कि जो विश्व नगर है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? लुईवर्थ, जीन गॉटमैन है, पैट्रिक गिडिस है, सस्किया सेन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले प्रयोग पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जीन गॉटमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी के अध्ययन में गठबंधन सिद्धांत दिया है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मैलिनोवस्की, जीपी मर्डॉक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, गठबंधन का जो सिद्धांत है ये लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। विवाह को परिवारों के बीच में विनिमय और जो गठबंधन है उसका माध्यम माना था। किसे माना था लेवी स्ट्रॉस ने? विवाह को। ठीक है, नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है, नातेदारी अणु। नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट है, संरचनावाद की अवधारणा इन्होंने दी है। चलिए आगे देखते हैं, नातेदारी अणु, यही कॉन्सेप्ट आ गया। ये किसके द्वारा दिया गया है? नातेदारी अणु बताएं यहाँ पर, लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में 250 समाजों का अध्ययन करके किसने बताया कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? पार्सन्स, मर्डॉक, किंग्सले डेविस, लिंटन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जॉर्ज पीटर मर्डॉक। ठीक है, जॉर्ज पीटर मर्डॉक की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर कब आती है? 1949 में। 250 समाजों पर अध्ययन करके देखा कि वहां पर समस्त समाजों में परिवार नामक किस संस्था इन्होंने पाई थी और इस आधार पर इन्होंने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। और यहाँ पर अगर हम परिवार के प्रकार की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, तो 4 इन्होंने बताई थी, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला इन्होंने आर्थिक प्रकार की बात की है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सबसे शुरू में यौन की बात करते हैं। ठीक है, यौन प्रकार हो जाएगा। फिर आपका आएगा प्रजनन संबंधी प्रकार। ठीक है, फिर आएगा आपका आर्थिक पालन पोषण से संबंधित। फिर चौथा ये शैक्षणिक प्रकार की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मर्डॉक की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? मिश्रित परिवार। दूसरा क्या होगा? मिश्रित परिवार होगा। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार, ये 2 प्रकार मर्डॉक के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लैंगिक असमानता एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है, जबकि लिंग यानी कि सेक्स एक है। ऑप्शंस देखिए, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जैविक तथ्य है, सांस्कृतिक तथ्य है, या फिर आर्थिक तथ्य है। जेंडर सामाजिक है, सामाजिक रूप से निर्मित है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, जैविक, बायोलॉजिकल फैक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समाज, ये सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य में ये आएगा आपका। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, केरल के नायर समुदाय में पाई जाने वाले संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? इलम, थारवाड़, ओक्का कुटुंब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर थारवाड़ होगा। ठीक है, थारवाड़ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नायर कैसा है? नायर में मातृवंशीय, ठीक है, मातृवंशीय या मातृ सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है नायर जनजाति में। ठीक है, संयुक्त परिवार को वहां पर क्या कहा जाता है? थारवाड़ कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अब पत्नियों के साम्यवाद का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था? अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, प्लूटो होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? एंजल्स की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, इंपॉर्टेंट बुक है। और याद रखेंगे एंजल्स ने, ठीक है, एंजल्स ने मॉर्गन के नृवंश विज्ञान संबंधी आंकड़ों के लिए, या हम कहें आंकड़ों के आधार पर यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये याद रखेंगे।
मॉर्गन की नृवंशीय विज्ञान संबंधी आंकड़ों के आधार पर यह पुस्तक लिखी है एंजल्स ने। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पूछा जा सकता है स्टेटमेंट दे करके। इस तरह से अब ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसा विवाह क्या कहा जाता है? जब विवाह उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति के साथ उसका विवाह हो रहा है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर उच्च जाति की स्त्री होती और उसका निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह होता तो ऐसा विवाह क्या कहलाता? प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अनुलोम विवाह। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, परिहास संबंध की बात हो रही है। ये किनके बीच में पाए जाते हैं? जोकिंग रिलेशंस की बात किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन का ये कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर हम परिहार संबंध की बात करते हैं, ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये टाइलर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर जोकिंग रिलेशंस किसके बीच में पाए जाएंगे? देवर भाभी या जीजा साली के बीच में। यहाँ पर विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। निकटताभिगमन निषेध का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अंतर जातीय विवाह पर रोक है, सगे और करीबी रिश्तेदारों के बीच यौन संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध, गांव से बाहर विवाह पर रोक, बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह पुस्तक किसकी है? डेनियल बेल, मैनुअल केसल्स, एंथोनी गिडेंस, डेविड हार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क्या हो जाएगा? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? डेनियल बेल की। ठीक है, इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज की इन्होंने अवधारणा दी है। ठीक है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में ये इनकी पुस्तक आती है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 है, ये भी इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रिस्क सोसाइटी, ये किसकी है? रिस्क सोसाइटी आप सभी जानते हैं। रिस्क सोसाइटी ये क्या किसकी हो जाएगी? उल्ड्रिच बेक की हो जाएगी। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। लिक्विड मॉडर्निटी, तरल आधुनिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था? एंथोनी गिडेंस, जिगमंड बोमन है, लियोतार्ड हैं, फ्रेडरिक जेम्सन। यहाँ पर ऑप्शन है। लिक्विड मॉडर्निटी, तरल आधुनिकता, ये किसके द्वारा बताई गई है, बात की गई है? बोमन के द्वारा। बी यहाँ पर राइट होगा। उत्तर आधुनिकता को उत्तर पूंजीवाद की सांस्कृतिक तार्किक परिणति के रूप में किसने माना? फ्रेडरिक जेम्सन, देरिदा, फूको, बोडेलार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिकता को उत्तर पूंजीवाद की सांस्कृतिक तार्किक परिणति किसने माना? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्सन। जेम्सन ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हाइपर रियलिटी और सिमुलेशन होगा। ठीक है, सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है फूको, बोडेलार्ड हैं, दरिदा है, पियरे बोर्दियो हैं। यहाँ पर बोडेलार्ड होगा। ठीक है, बोडेलार्ड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंटली ऑफ, और सेकंड नंबर पर क्या दिया गया है? बायो पावर। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? और एक इस तरह से अभी आपका कौन सा हुआ है एग्जाम? जीडीसी का शायद है ना, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद ये इस तरह से आया था। क्लिनिकल गेस करके कुछ समथिंग एक कॉन्सेप्ट था इनका, फूको का। ठीक है, फूको हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आपका जो HU वाला है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, उसमें भी इसका आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैकडोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? जो कि मैक्स वेबर के तार्किकता के सिद्धांत का विस्तार है। रिट्जर, मैनुअल केसल्स, डेनियल बेल, अलेक्जेंडर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रिट्ज़र होगा। रिट्ज़र ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पर्यावरण समाजशास्त्र में इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शंस है रामचंद्र गुहा, ऑर्थर मोल, जोसेफ ह्यूबर, वंदना शिवा या फिर पैट्रिक गिडिस। पर्यावरण समाजशास्त्र में पूछा जा रहा है इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ऑर्थर मोल, जोसेफ ह्यूबर का हो जाएगा बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत में चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे था? बताएं। बांध निर्माण का विरोध, वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण से, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन या फिर जाति विरोधी आंदोलन, किससे संबंधित है? यहाँ पर वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण से होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब होता है? 1973, 1973 में, ये याद रखेंगे। उत्तराखंड में है ना, चमौली करके एक है गांव, वहां पर चमौली में होता है, उत्तराखंड, ये आप याद रखें। और इससे संबंधित अगर हम नेताओं की बात करें, है ना, या नेतृत्वकर्ता की बात करें, तो आप एक नाम याद रखें, गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, ये इनसे जुड़े हुए हैं। चंडी प्रसाद हैं, एक चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, ये सभी इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास शब्द का औपचारिक रूप से पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? ब्रेकलैंड रिपोर्ट 1987, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या फिर रोम की क्लब रिपोर्ट। ब्रेकलैंड रिपोर्ट होगा आपके। ठीक है, 1987, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न के रूप में किसने परिभाषित किया? एंथोनी गिडेस, डेविड हार्वे, रोलाट रॉबर्टसन, इमैनुअल वॉलेस्टीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न के रूप में किसने परिभाषित किया? यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न देखिए, ग्लोबलाइजेशन को जी लोकलाइजेशन यानी कि भूस्थानीकरण कहने वाले विचारक कौन है? ऑप्शंस हैं रोलार्ड रॉबर्टसन, एंथोनी गिडेंस, सस्किया ससेन, मैनुअल केसल्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्लोबलाइजेशन भूस्थानीकरण कहने वाले विचारक कौन है? ठीक है, ये प्रश्न है। यहाँ पर रोलार्ड रॉबर्टसन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पूछी जा रही है, एजी फ्रैंक, इमैनुअल वॉलेस्टीन, सामिर अमीन, अमृत सेन, यहाँ पर ऑप्शंस है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? विश्व को वॉलेस्टीन ने कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी में बांटा था। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? वॉलेस्टीन की है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब डिपेंडेंसी थियरी, निर्भरता का जो सिद्धांत है, इसके जनक पूछे जा रहे, एजी फ्रैंक है, डब्ल्यू रोस्ट्रो है, गुरनाम मिडॉल हैं, योगेंद्र सिंह यहाँ पर हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक हो जाएगा, एजी फ्रैंक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी है? स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें विकास के 5 चरण बताए हैं। डब्ल्यू रोस्ट्रो, एजे फ्रैंक, अमृत सेन, महबूब उल हक हैं यहाँ पर।
ये किसकी है पुस्तक? ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। कब आती है? सबसे पहले प्रश्न आता है 1960 में। किसकी है? डब्ल्यू रोस्टो की है। ये याद रखेंगे, ठीक है? डब्ल्यू रोस्टो की ये पुस्तक है। और अगर इसकी बात करें अवस्थाओं की, ठीक है? अवस्थाओं की बात कर लें तो याद रखें, पहला जो चरण इन्होंने बताया, ठीक है? 5 चरण बताए थे। पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो पारंपरिक समाज हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्तीय अवस्था, ठीक है? ये हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें आत्मस्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था हो जाएगा थर्ड। फोर्थ की अगर हम बात करें परिपक्वता की ओर अग्रसर है। ठीक है? और लास्ट अगर हम बात करते हैं अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था, अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था, ये 5 चरण हैं, ठीक है? इसे आप इस तरह से याद रखेंगे, एग्जाम्स में ये पांचों चरण, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र में सोशल नेटवर्क एनालिसिस और द स्ट्रेंथ ऑफ वीक डाइज का सिद्धांत किसने दिया? मार्क ग्रेनोवेटर हैं, मैनुअल केसल्स हैं, डकन वॉट्स हैं, अल्बर्ट लॉसजोलो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर मार्क ग्रेनोवेटर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। द नेटवर्क सोसाइटी ट्रायोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मैनुअल केसल्स, एंथोनी गिडेंस, डेविड हार्वे, निकोलस लुहमैन यहाँ पर हैं। द नेटवर्क सोसाइटी ट्रायोलॉजी पुस्तक के लेखक यहाँ पर मैनुअल केसल्स, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। भारत में श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को सर्वप्रथम अपराध शास्त्र में किसने स्थापित किया? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, रॉबर्ट मर्टन, वॉल्टर रेकलेस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी जानते हैं। सदरलैंड का ये कॉन्सेप्ट रहा है व्हाइट कॉलर क्राइम का, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपराधी जन्मजात होते हैं, लोम्ब्रोसो का कहना था। इनकी इस बात का खंडन करते हुए सदरलैंड ने कहा था नहीं, अपराध क्या है, जो अपराधी होता है वो व्यक्ति जन्म से ही नहीं होता, बल्कि अपराध है ये संगति सीख का परिणाम है। समाज में रहकर ही, विभिन्न संगतियों के लोगों के संपर्क में रहकर ही व्यक्ति अपराधी बनता है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सदरलैंड के अनुसार अपराध सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, विभेदक सहवास का सिद्धांत, विसंगति का सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी या फिर नियंत्रण का सिद्धांत। क्या कहा जाएगा? विभेदक सहवास का सिद्धांत कहा जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, लेबलिंग थ्योरी नामकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, किसके द्वारा दिया गया? हॉवर्ड एस बेकर, रॉबर्ट मर्टन, दुर्खेम, सी राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो लेबलिंग थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है? हॉवर्ड बेकर के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बेकर क्या कहते थे? सोसाइटी जब किसी को जब किसी व्यक्ति पर अपराधी का लेबल लगा देता है तो व्यक्ति भी क्या करता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। ये लेबलिंग थ्योरी है, हॉवर्ड बेकर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।